नाउ लेट्स डू द रिवीजन ऑफ रेस्ट पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 3। तो इसमें हमने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, यहाँ से अब कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली हम मोशन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखते हैं। तो इसमें जैसे हमने सेंटर ऑफ आर सेंटर ऑफ मास, जैसे पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 r1 m2 r2 सो ऑन m1 प्लस m2 डॉट डॉट सो ऑन। यहाँ पर r होता है पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसे ही जब इसे अगर मान लीजिए ये शिफ्ट देखें, जैसे d1 शिफ्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ m1 का, इसका d2, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 d1 ये डिस्प्लेसमेंट है m2 इंटू d2 अपॉन m1 m2 एंड सो ऑन। अगर ये बोल दिया जाए कि सेंटर ऑफ मास अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और ये इससे नीचे वाला इधर मल्टीप्लाई हो भी जीरो, तो m1 d1 प्लस m2 d2 बराबर जीरो हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में मैंने बता दिया। क्वेश्चन आए कि सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज इस लोकेशन बट एम बस मास में इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, m2 में भी हो गया। तो लाइक दिस, ऐसे वाले क्वेश्चंस उसमें ऐसे आपसे पूछ लें कि m1 में d1 डिस्प्लेसमेंट हो गया तो m2 में कितना डिस्प्लेसमेंट हो, सो डैट सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंजेस लोकेशन, मतलब उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट ही ना हो। डज नॉट चेंजेस लोकेशन का मतलब ये हुआ। फिर ऐसे ही आर वेक्टर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे ही निकल के आ जाता है। ऐसे को बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कोई v1 वेलोसिटी से, कोई v2, कोई v3, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन m1 प्लस m2 एंड डॉट डॉट। ऐसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करने से फिर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आता है m1 a1 प्लस m2 a2 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब फिर सर ने ये कुछ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकलवाने वाले सवाल करवाए, जैसे ये 2 kg का है, इधर 5 मीटर पर सेकंड से, 4 kg वाला इधर 10 मीटर पर सेकंड से। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास, तो आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है, आप डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा। इसमें वेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। क्वेश्चन वाले अगर ऑप्शन वेक्टर में नहीं देंगे, मैग्नीट्यूड में दे देंगे, तो अगर आपने पहले से नहीं ध्यान रखा तो कभी कभी आप सिंपल बिना डायरेक्शन के कर देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा उस केस में। तो इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो 2 इंटू 5, जैसे ये एक्स की डायरेक्शन में, तो 2 इंटू 5 4 इंटू 10 अपॉन m1 प्लस m2। तो ऐसे करके वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सेम है, 2 इंटू 5 4 इंटू 10 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसमें भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस केस के लिए भी आप, ये स्प्रिंग है तो जो वेलोसिटी इसकी वो इसकी, और फिर स्प्रिंग है और उसकी 4 मीटर पर सेकंड, तो आप इस केस में भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। फिर सर ने जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये नीचे क्या होता है टोटल मास, तो टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो ऐसे एफ नेट एक्सटर्नल हम पढ़ते हैं m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जहाँ पर m टोटल मास होता है वो यहीं से आया होता है। जब देखिए, जब नीचे वाला टर्म इधर ले जाएंगे तो टोटल मास इधर चला जाएगा इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और सर ने हमें जब ये मंकी वाले टेंशन वाले क्वेश्चन करवाए थे तो उसमें m1 a1 m2 a2 ये प्लस m3 a3 बराबर एफ नेट एक्सटर्नल लिखवाया था, तो ये टर्म ऊपर वाला एफ नेट एक्सटर्नल ही हो गया। तो बेसिकली ये आ गया एफ नेट एक्सटर्नल जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ पर मास ये होता है टोटल मास सिस्टम का। अब सेम हियर, यहाँ पर जैसे ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू टोटल मास, ये नीचे वाला टर्म इधर चला जाएगा, तो m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये एक तरह से m1 v1 तो क्या हो गया मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, तो p1 p2 p3। तो ऐसे ही हमें मोमेंटम का जो टर्म p नेट होता है, मोमेंटम होता है, वो मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, p नेट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जहाँ पर
सिस्टम का टोटल मास है। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए हम लिख सकते हैं हाफ एम टोटल इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर। ये इस पेज पे जितना पढ़ाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत फ्रिक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं। फिर ऐसी ही वेलोसिटी, फिर ये पार्टिकल इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो 2 × 3। अब ये पीछे की तरफ जा रहा है एक्स एक्सिस में, तो -2i का होगा ना इसकी डायरेक्शन, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 kg को, तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 आई है। तो इस केस से ये पता लग रहा है कि हमने ये देखा कि दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं, मतलब इन दोनों की वेलोसिटी है कुछ ना कुछ, बट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 आई, लेकिन सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। तो हाँ, ये केस पॉसिबल हो सकता है कि पार्टिकल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो और सेंटर ऑफ मास की 0 हो जाए। तो सर ने फिर यही एक ऐसे ही स्टेटमेंट बनवा दिया उसका ट्रू फॉल्स। इफ़ सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट देन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम विल बी एट रेस्ट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो तो पार्टिकल्स रेस्ट पे हों, तो ये की चीज़ फॉल्स है। 4th एग्जाम्पल में हमने देख लिया। ऐसे ही स्प्रिंग वाला, ये 3 मीटर/सेकंड से 2 kg वाला ब्लॉक, और ये पीछे आ रहा है 2 मीटर/सेकंड से, तो इस केस में ही वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, बट इंडिविजुअल ब्लॉक्स की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। फिर सर ने लिखवा दिया एक क्वेश्चन, ऐसी फ्रेमिंग करवा दी। इफ़ सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, देन पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम मे बी मूविंग। हाँ, तो ये बात सही है, मे बी मूव कर सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है, सर ने लिखवाया इफ़ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम एट रेस्ट, अगर सारे पार्टिकल सिस्टम के रेस्ट पर हो तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मस्ट बी 0। हाँ, तो ये बात सही है। ये इसलिए सही है, अगर मान लो m1 पार्टिकल है उस सिस्टम में, m2 है, और उन सब की वेलोसिटी 0 हो, तो m1 v1 m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए, तो v1 वाला भी टर्म 0, v2 वाला भी 0, तो ऑटोमेटिकली सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की 0 आ जाएगी। तो हाँ, ये बात सही है कि अगर सारे पार्टिकल्स रेस्ट पे होंगे सिस्टम के तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मस्ट बी 0, तो ये बात ट्रू है। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ m टोटल इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर। 4th पॉइंट सर ने लिखवाया इफ़ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम आर एट रेस्ट देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास मस्ट बी 0। हाँ, तो ये भी बात सही है, अगर सारे पार्टिकल्स रेस्ट पे होंगे तो सबकी वेलोसिटी 0, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर, तो मतलब v सेंटर ऑफ मास 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद सर ने ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास